गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हमने पढ़ा था कि पादपों में पोषण कैसे होता है और आज हम पढ़ेंगे कि प्राणियों में पोषण कैसे होता है। ये हमारा पार्ट 2 है। इसका नाम है प्राणियों में पोषण कैसे होता है। तो बच्चों, पादपों में पोषण नहीं होगा तो प्राणियों को भी भोजन नहीं मिलेगा। अर्थात प्राणी अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? पेड़ पौधों से। अगर उन पेड़ पौधों का ही पोषण नहीं होगा, वही फले फूलेंगे नहीं, तो फिर प्राणी अपना भोजन कैसे प्राप्त करेंगे? देखो, आपने पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, लेकिन प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण कर लेते हैं और कुछ जंतुओं का अपना आहार बना लेते हैं, जैसे शाकाहारी और मांसाहारी। अर्थात जो केवल पेड़ पौधों को खाते हैं वो शाकाहारी होते हैं और जो जंतुओं को खाते हैं वो मांसाहारी होते हैं और जो दोनों को खाते हैं वो सर्वाहारी होते हैं। ये आप पहले चैप्टर में आप समझ चुके हैं। ठीक है बच्चों, अब आता है प्राणियों में पोषण अर्थात भोजन ग्रहण करने की विधि। अब ये आता है कि प्राणी अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं और शरीर में भोजन कैसे पचता है। तो आज हम इसके भोजन ग्रहण करने की विधि के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, इसके बारे में जानने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग प्राणी सीधे नहीं कर सकता, उन्हें सरल रूप में बदलना ही पड़ता है। और जैसे कि कुछ जटिल पदार्थ होते हैं तो उन्हें सरल पदार्थों में बदलना पड़ता है, और इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है बच्चों? विखंडन। और ये विखंडन ही हम इस विखंडन की प्रक्रिया को ही हम पाचन कहते हैं। अर्थात जब हम भोजन करते हैं तो भोजन अंदर जाकर टूटकर यानी विखंडित होकर शरीर के काम आता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। ये तो आप सभी जानते हैं कि हम भोजन कहाँ से खाते हैं? मुंह से खाते हैं, तो उसका भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ होता है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। अब हम पढ़ेंगे खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियाँ अर्थात खाना ग्रहण करने की विधियाँ। भोजन ग्रहण करने की विधियाँ विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि मधुमक्खी एवं हम्बिंग बर्ड। ये क्या करते हैं? पौधों का मकरंद चूसते हैं। अर्थात इनका खाना क्या है? जो चूसते हैं वो ही इनकी भोजन की विधि है। ऐसे ही मनुष्य और अन्य कुछ जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं, तो ये उनकी भोजन की विधि होगी। ठीक है ना बच्चों? जैसे अब अजगर सरफ वंश के प्राणी होते हैं, वो अपना शिकार कैसे करते हैं? वो उसको शिकार को समूचा ही निगल लेते हैं, तो ये उनके भोजन की विधि हो गई। तो इस तरह से सब प्राणी अपना भोजन अलग अलग विधि से करते हैं। अब आता मेन पॉइंट कि मानव में पाचन किस प्रकार से होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों कि मानव में पाचन किस प्रकार से होता है, तो आप इसे बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो हम अब क्या होता है, देखो बच्चों, भोजन का पाचन कैसे शुरू होता है। भोजन का पाचन हम अपने मुख द्वारा ही भोजन को ग्रहण करते हैं और फिर इसे पचाते हैं, तो आप सब जानते हैं, और फिर इसका उपयोग करते हैं। अब क्या होता है बच्चों, जो खाना हमारा पच जाता है वो तो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने में काम आता है, लेकिन कुछ ऐसा आहार होता है जो हमारा शरीर उसे पचा नहीं पाता, तो उस बिना पचे खाने को हम मल के रूप में बाहर निकाल देते हैं। तो बच्चों, आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? देखो, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है, और इस नली को हम विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। और ये नली हमारी पूरी क्या कहलाती है? ये नली हमारी पूरी आहार नाल कहलाती है। अब इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, अब ये देखिए। सबसे पहला है मुख गुहिका, दूसरा है ग्रास नली या ग्रशिका, तीसरा है अमाशय, चौथा है क्षुद्रांत यानी छोटी आंत, पांचवा है बृहदांत यानी बड़ी आंत, और ये बड़ी आंत क्या होती है? ये मलाशय से जुड़ी रहती है। अब आता हमारा मलदार अथवा गुदा। अब क्या होता है, अब ये सारे चीज़ें की मिलकर क्या बना लिए इन्होंने, सब भागों ने मिलकर क्या बनाया? एक आहार नाल। आहार नाल का मतलब क्या होता है? पाचन नली का निर्माण, यानी इस आहार नाल के द्वारा ही पूरी पाचन की प्रक्रिया होती है।
अब हम जानते हैं कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है, वो पाचन किस प्रकार से होता है, ये आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है मुख एवं मुखगुहिका। तो क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो बच्चे, जब हम भोजन करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम भोजन सबसे पहले मुख में डालते हैं, फिर दांतों की सहायता से हम भोजन को धीरे धीरे चबाते हैं, फिर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीसते हैं। हमारे मुख में एक लाला ग्रंथि होती है, वो क्या करती है, जो लाल रस स्रावित करती है, जो भोजन को पचाने में सहयोग करती है। ठीक है बच्चों। अब हमारा भोजन ग्रास नली यानी ग्रासिका में जाता है। ग्रासिका हमारे गले एवं वक्ष से होती हुई जाती है। अब ये क्या होती है, अभी ग्रासिका, ग्रासिका भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता है। अभी संकुचन क्या होता है, संकुचन बच्चों होता है फैलना एवं सिकुड़ना। तो जब ग्रसिका संकुचित होती है तो खाना धीरे धीरे नीचे आता है। और वास्तव में समुचित आहार नाल, जो हमारी सारी इन अंगों से जितनी हमारी जो आहार नाल बनी है वो पूरी ही संकुचित होती रहती है, यानी वह भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। कैसे, फैलती और सिकुड़ती रहती है, जिसके कारण भोजन नीचे की ओर आता रहता है। अब हमारा भोजन कहाँ प्रवेश करता है, अमाशय में। अमावस्या क्या है, अब अमावस्या के बारे में जान लेते हैं। अमाशय एक मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है और आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। इसमें एक ओर ग्रसिका से खाद्य प्राप्त होता है और दूसरी ओर क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में जाके खुलती है। ठीक है बच्चों। अब क्या होता है, देखो, जब अमाशय में हमारा भोजन आ गया, अब अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl तथा पाचक रस स्रावित होते रहते हैं। ठीक है। अब ये रस क्या करते हैं, जो पाचक रस होते हैं क्या करते हैं, ये अम्ल अनेक जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं जो भोजन के साथ वहाँ तक पहुँचते हैं। यानी जो हमारे भोजन के साथ हानिकारक कीटाणु आए तो ये जो पाचक रस क्या करते हैं, उनको नष्ट करने का कार्य करते हैं। ठीक है बच्चों। और साथ ही इनका बहुत बड़ा काम क्या होता है, ये जो हमारा माध्यम है, भोजन का जो माध्यम है, उसको ये अम्लीय बना देते हैं। ठीक है। जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है, यानी भोजन को पचाने में सहायता मिलती है। अब हमारा आता है क्षुद्रांत। क्षुद्रांत किसे कहते हैं बच्चों, ये होती है छोटी आंत। ये 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। कुंडलित यानी मुड़ी हुई, बहुत ज़्यादा मुड़ी हुई नली होती है और यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। अब यकृत किसे कहते हैं बच्चों, लीवर, और अग्नाशय पैनक्रियाज। तो यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। अब आता है हमारा यकृत यानी लीवर। यकृत कैसा होता है, यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर यानी पेट के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अव्यवस्थित होती है। अब यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, कौन, लीवर क्या है, हमारी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्तरस स्रावित करती है। क्या स्रावित करती है बच्चों, ये पित्तरस स्रावित करती है, जो एक थैली में एकत्रित होता रहता है और इस थैली को हम क्या कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं। पित्तरस वसा के पाचन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी जो हमारा खाना पचता है उसमें यह पित्तरस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर आता है बच्चों अग्नाशय। अग्नाशय की संरचना कैसी होती है, अग्नाशय होता है हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि होती है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है और आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंचता है। क्षुद्रांत यानी छोटी आंत के निचले भाग में पहुंचता है, जहाँ क्या होता है, जहाँ आंतरस, उसमें आंतों में क्या होता है, आंतरस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है, यानी हमारे भोजन की पाचन क्रिया पूरी हो जाती है। फिर बच्चों अब क्या होता है, यहाँ तो हमारी पाचन की क्रिया पूरी हो गई। अब क्या होता है, जो भोजन पचता है वो पचा भोजन तो अवशोषित होकर छोटी आंत की भित्ति में स्थित रुधिर कोशिकाओं में चला जाता है और रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच जाता, यानी जो हमारा ब्लड होता है उसके द्वारा, रक्त के द्वारा जो पचा हुआ भोजन है वो पूरे शरीर में फैल जाता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है बच्चों। अब भोजन का वह भाग, अब आता है भोजन का वह भाग, एक भाग तो पच गया, वो तो हमारे शरीर में ऊर्जा एनर्जी देने के काम आया। अब दूसरा है वह भाग जिसका पाचन नहीं होता, वह बृहदांत यानी बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। ठीक है। अब बड़ी आंत कैसे होती है ये जान लेते हैं।
बृहदांत यानी बड़ी आंत छोटी आंत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है और इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना होता है। क्या करना होता है? जो जल होता है, जो भोजन में जल और लवण होते हैं, ये उसका अवशोषण कर देता है। अब जो बचा हुआ अपचयित पदार्थ, मतलब जो जिस भोजन का पाचन नहीं हुआ था, अब वो कहाँ जाता है? अब वो मलाशय में चला जाता है तथा अर्धठोस मल के रूप में रहता है। किसके रूप में रहता है? अर्धठोस मल के रूप में रहता है और समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है बच्चों, मल तो आप सब जानते हैं। बच्चों, ये मनुष्य भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है, ये पूरी प्रक्रिया मैंने आपको समझाई है। ठीक है बच्चों, अब आपको इसमें पूरा समझ में आ गया कि मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया क्या किस प्रकार से होती है। आप इसको अब बहुत ध्यान से, इसके नोट्स मैंने आपको पहले ही भेज चुकी हूँ, अब इसे आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और इसके प्रश्न उत्तर हल करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद बच्चों।